नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरुसेवक सिद्धू आज आपके लिए क्लास लेकर जो 100 क्वेश्चनों की क्लास है वो हाजिर हूं। आज की कक्षा आपके लिए विशेष होने जा रही है और मैं आपका सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस क्लास से जुड़िए और अपने साथियों से शेयर कीजिए। हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज का टेस्ट था 100 क्वेश्चनों का, उसे आप हमारे एप्लीकेशन कबीर एग्जाम पर जाकर दे सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आप प्ले स्टोर में जाइए और कबीर एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यह टेस्ट जो है आज आपको पता है कबीर एग्जाम अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का टेस्ट जो है आपके लिए वो तैयार किया गया है। आप इस टेस्ट को जरूर देवें। अब वक्त ना खराब करते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूं आज की क्लास में और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आइए क्लास को शेयर कीजिए और क्वेश्चनों को साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। मैं देखता रहूंगा कौन सही बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित हैं? तो मवेशी का यहां मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मवेशी का मतलब होता है यहाँ पे गाय। क्या होता है भाई? गाय। मवेशी या गाय एक ही बात होती है, ठीक है। तो मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित हैं? तो आपको बताया था जो मुख्य हमारे चार जानवर हैं, पशु हैं, दुधारू पशु, उनका सबका कुल कौन सा है? बोविडी। कौन सा है? बोविडी। और एक मुर्गी का कुल अलग होता है, उसका कौन सा होता है? आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया जा चुका है। ये होता है फैसिनिडी। कौन सा? फैसिनिडी। फैसिनिडी याद रखना और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह दूसरों से अलग है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैप्रा हिरकस बकरी का वंश है। यानी किसने नाम दे दिया? बकरी का वैज्ञानिक नाम दे दिया कि कैप्रा हिरकस जो है, इसमें से बकरी का वंश कौन सा है। यानी कि एक कैप आपको बताया था जो वैज्ञानिक नाम के जो पहला होता है शब्द उसका वह होता है वंश, और जो दूसरा होता है वह होती है उस जानवर की जाति। आपको क्लास में बहुत बार करवाया जा चुका है। तो यहाँ पे इसका जो वंश है वो कौन सा हो जाएगा? कैप्रा। कौन सा हो जाएगा? कैप्रा। और ओविस एरिस आपको पता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, तो ओविस किसका वंश हो जाएगा? भेड़ का। और बॉस गाय का वंश, और बुवेलस भैंस का वंश होता है। किसका वंश होता है? भैंस का। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपको पता है फसलों से नहीं है, तिलहन से नहीं है। नीली क्रांति विशेषतः मुख्यतः किससे संबंध रखती है? यह मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। 10 से 12 क्रांतियां आपके एग्रीकल्चर में सारी याद कर लेना। एक क्लास भी लगाएंगे इसकी स्पेशल यूट्यूब पे। जुड़े रहिएगा कबीर एग्जाम के वाईटी चैनल के साथ। पशुधन संख्या में भारत का स्थान है। पशुधन संख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको पता है पशुधन संख्या में भारत का जो स्थान है वह प्रथम है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो सूरती किससे बना है भाई? सूरती बना है सूरत से। और सूरत कहां का जिला है? मैंने बहुत बार बताया है, किसी क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार वहां के पशुओं की नस्लों के नाम रख दिए जाते हैं। तो इसमें आपको पता है सूरत किससे पड़ा है? सूरत से। और सूरत किसका जिला है? सूरत कौन से स्टेट का जिला है? तो आप सबको पता है सूरत गुजरात का जिला है। सूरत कौन से राज्य का जिला है? गुजरात राज्य का जिला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है, टोडा एक नस्ल है। मैंने बताया था टोडा जो नस्ल है वह भैंस की है और यह एक उपद्रवी नस्ल है। कैसी नस्ल है? उपद्रवी। उपद्रवी समझते हो ना? थोड़ी झगड़ालू किस्म की है। थोड़ी झगड़ालू किस्म की है, समझते हो? झगड़ालू। और आकार में थोड़ी छोटी होती है लेकिन फिट एंड फाइन होती है। फिट एंड फाइन होती है और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। ज्यादातर कहां पाई जाती है? दक्षिणी भारत में। भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको पता है भैंस में जो अधिकतम वसा प्रतिशत पाया जाता है वह बदावरी नस्ल, जिसका उद्गम कहां पे है? आगरा। तो बदावरी नस्ल के दूध में क्या है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है सर? तो औसतन पाई जाती है 12 से 14। अगर एक ऑप्शन आए तो कितना करोगे? 13%। कितना करोगे? 13%। जाफराबादी इसकी क्या विशेषता है? मैंने बताया था एक एक विशेषता होती है मुख्यतः। यह इसको क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट। किसको? जाफराबादी को। जाफराबादी को। इसके बाद महसाना का आपको पता है सबसे लंबा क्या है? दुग्ध काल है। सबसे लंबा क्या है? दुग्ध काल। सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है? महसाना नस्ल का।
इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, बहुत बार करवाया आपको। सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, गुणवत्ता पूर्वक दूध अच्छा होता है, सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वो नस्ल कौन सी है? आपकी काली स्याही रंग की नस्ल, मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल, मुर्रा नस्ल। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। खुरपका मुंहपका बीमारी किससे संबंधित, किसके द्वारा होती है? संबंधित तो आपको पता है पशुओं से ही है, किसके द्वारा होती है? तो मैंने बताया था एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मैं ये पूछूं कि कौन सा रोग कैसे फैल रहा है। तो आपको पता है खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यह मुख्यतः विषाणु के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। याद रखने का मैंने तरीका बताया था, एफएमडी और एक रिंडर पेस्ट जिसको आप पशु प्लेग बोलते हो। कौन सा? रिंडर पेस्ट जिसको आप पशु प्लेग बोलते हो हिंदी में। ये दोनों बीमारियां जो आपके सिलेबस में है किससे होती हैं? विषाणु से। बाकी ज्यादातर बीमारियां किससे हैं? जीवाणु से होने वाली है। बाकी ज्यादातर बीमारियां किससे हैं? जीवाणु से होती हैं। अगला सवाल 378 नंबर सवाल जो आपके क्वेश्चन है, सप्लिनिक बुखार किसका अन्य नाम है? सप्लिनिक बुखार किसका अन्य नाम है? तो बताइए भाई, सप्लिनिक बुखार किसका अन्य नाम है? कमेंट कीजिए, शाबाश, बताइए बताइए। हाँ, इसका जवाब सही है इस बच्चे का। तो सप्लिनिक बुखार किसको बोलते हैं? एंथ्रेक्स को। किसको बोलते हैं? एंथ्रेक्स को। सप्लिनिक बुखार एंथ्रेक्स को। मुंह मुंह पका खुरपका वही है, फेमडी जो हमने पीछे किया, और चेचक वही जो आप करते हो। चेचक होती है, मुर्गियों में भी होती है और पशुओं में भी होती है। थनैला रोग जो एन से संबंधित बीमारी है और आर्थिक दृष्टि से सबसे, आर्थिक दृष्टि का महत्वपूर्ण रोग है। आर्थिक दृष्टि से यानी कि आर्थिक हानि इसमें बहुत होती है अगर ये रोग हो जाए। पशु मरता नहीं है लेकिन वो उत्पादन की दृष्टि से क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, धीरे धीरे उत्पादन की दृष्टि से जीरो हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपके आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल मैंने आपको बताया था, 3 नस्लें लिखवाई थी, उसमें जो थार पारकर है वह पहले नंबर पे आती है। द्विप्रयोजनीय नस्लों में कौन सी? थार पारकर। इसके अलावा कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल है? इसके अलावा एक हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। यह दो मुख्यतः दी जाती है ऑप्शन में, ये दोनों, थार पारकर और हरियाणवी। एक बार उसने दोनों दे दिए थे ऑप्शन में, फिर उसको सवाल क्या करना पड़ा? डिलीट। क्या करना पड़ा सर? डिलीट करना पड़ा। तो विद्यार्थियों क्लास कैसी लग रही है आपको? शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे इसी प्रकार के टेस्ट देने के लिए हमारे कबीर एग्जाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मवेशी प्लेग, कैटल प्लेग किसका अन्य नाम है? अब इसने कैटल दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैटल का, प्लेग का मतलब प्लेग है। मैंने कहा था उसने प्लेग पूछा है तो आपको प्लेग के बारे में बताना है। तो कौन सा है भाई? अभी बताया था आपको, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। कौन सा दूसरा अन्य नाम पूछा है तो इसने आप क्या बताओगे इसमें? रिंडर पेस्ट। कौन सा? रिंडर पेस्ट। मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? रिंडर पेस्ट का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गाय की, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग आपको सबको पता है, आसान सा सवाल था, कैरोटीन। विद्यार्थी ये ना सोचें कि आसान सवाल है सर, ये तो आसान सवाल है। आसान कुछ नहीं होता बेटा, 20 में से 15 सवाल बिल्कुल आसान आएंगे, 5 सवाल मॉडरेट और हार्ड प्रकृति के आएंगे, 15 सवाल इजी आएंगे। पशुपालन में ऐसे ही सवाल आते हैं। मैं अन्य कोचिंग संस्थानों की तरह आपको ज्यादा हार्ड सवाल देकर डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, और उस तरीके उसके कारण क्या करता है विद्यार्थी, ऐसे सवाल पढ़ लेता है, अननेसेसरी मटेरियल पढ़ लेता है जो वास्तव में उसके किसी काम का नहीं होता। आप किसी भी अपने मित्र से, जो पहले कृषि पर्यवेक्षक है आपका मित्र होगा, उससे पूछना कैसा पढ़ना चाहिए, काम कौन सा करना चाहिए, स्मार्ट। कौन सा? स्मार्ट। और कौन सा करते हो आप करते हो गधा वर्क। गधा वर्क नहीं करना आपको। गधा वर्क का मतलब जैसे गधा बोझड होता है वैसे आप करते रहते हो जी, मैं ये किताब पढ़ ली, 10 किताब पढ़ ली। उससे अच्छा है आप एक किताब पढ़ो, लेकिन उस एक किताब को 10 बार पढ़ दो, सिलेक्शन आपका होगा। 60 में से 55 सवाल उसमें से आ जाएंगे। अब कोई भी बुक ले लेना आप चाहे, ठीक है, कोई भी बुक ले लेना कृषि पर्यवेक्षक के लिए। अब आगे वाला सवाल, गाय के दूध में प्रोटीन क्या कहलाती है? तो गाय के दूध की प्रोटीन आपको पता है क्या कहलाती है? आपको मैंने बताया था 80% भाग होता है इसका, वही प्रोटीन कहलाएगी। कौन सी? कैसीन। 80 से 83% इसका भाग पाया जाता है। तो इसके गाय के दूध में प्रोटीन क्या कहलाती है? कैसीन। एल्ब्यूमिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूमिन भी इसमें होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है। सवाल में आया है तो इसका टारगेट ये रहता है जो मोस्ट है वो बतानी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैसीन। क्या हो जाएगा? कैसीन।
अगला सवाल, दूध शुगर है, यानी कि इसका पूछने का मतलब ये है, शुगर का मतलब जो शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो बताओ भाई, इससे इजी सवाल कोई हो ही नहीं सकता। सुक्रोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, माल्टोज नहीं है, कौन सी है? लैक्टोज। लैक्टोज, दूध से संबंधित कोई भी क्रिया होगी वो लैक्टोज से होगी, समझ रहे हो? जो शर्करा है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो आपको लिखवाया ऑफलाइन क्लास में, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। सारनी ने बताया था आपको। यह दूध एक कमजोर स्रोत है, वो किसका है? कमजोर स्रोत। कई बार वो ऐसे भी बोलता है कि कमजोर स्रोत है, यह कमजोर स्रोत है। तो किसका कमजोर स्रोत है? सर लोहे का कमजोर स्रोत है। किसका? लोहे का। इस तत्व की कमी पाई जाती है इसमें, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? राठी मैंने बताया था क्या होती है? गरीब की गाय है। क्या है? गरीब की गाय है। अब ये मत कहना सर गरीब की गाय तो बकरी भी है। अगर आपको वो गाय की नस्लों में पूछे गरीब की गाय कौन सी है, तो क्या करोगे? राठी। क्या करोगे? राठी। और अगर वह जानवरों में पूछ रहा है कि जानवरों में जैसे 4 जानवर हैं जो अपने मुख्य से, उनमें पूछ रहा है, तो आप क्या इसका उत्तर क्या करोगे? बकरी। गरीब की गाय कौन सी? बकरी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? अब गरीब है जना आपल नहीं रखा है राजस्थान वाला, चारे की कमी होती है ना, क्योंकि आपको पता है 60% क्षेत्र कौन सा है? शुष्क पाया जाता है, और वनस्पति और घास की यानी कि चारे की कमी पाई जाती है, इसलिए यह राजस्थान की सामान्य नस्ल है। बहुत लोग पालते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, इन राज्यों जिलों में मुख्य रूप से यह नस्ल मिलती है, इसके पालक मिलते हैं। संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है? तो आपको पता है संपूर्ण दूध यानी कि 100% में से कितना हिस्सा सीधा दूध को उपयोग में लिया जाता है? बाकी तो दूध का क्या है, किसी का घी, क्रीम और अन्य प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं, आइसक्रीम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 भाग। 1/3 भाग, लगभग 30 से 33% दूध। 30 से 33% दूध जो है हिस्सा उसका क्या है? दूध के उद्देश्य से उपयोग में लिया जाता है, यानी कि पीने में, चाय बनाने में, इस तरह के कार्यों में 30 से 33% दूध का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम क्लोन डॉली किसमें बनाई गई? इसका पूछने का मतलब ये है कि डॉली किसका क्लोन है। सामान्य ऐसा सवाल ये है, थोड़ी लैंग्वेज इसने सिंपल सी लैंग्वेज बनाई है। तो डॉली किसमें बनाई गई? तो आपको पता है किसमें बनाई गई थी ये डॉली? बेड में बनाई गई थी। किसमें बनाया गया था सर्वप्रथम क्लोन? बेड में। किसके द्वारा बनाया गया था सर? इयान विल्मिट नाम का एक वैज्ञानिक था। इयान विल्मुट या विल्मिट भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग नाम मिलता है, इलान विल्मिट या विल्मुट। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। इससे अगला सवाल, मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है। मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है, यानी कि जो मवेशी से मानव में आ जाती है, वह कौन सी बीमारी है? तो आपको मैंने बताया था, एक तो एंथ्रेक्स है जो क्या है, मनुष्य में फैलती है। किससे? मवेशियों से। एक अन्य बीमारी है, वो कौन सी होती है सर? वो होती है ब्रूसेलोसिस या ब्रूसोलोसिस या ब्रूसेलोसिस। कौन सी? ब्रूसेलोसिस, जिससे गर्भपात हो जाता है। आपको क्लास में करवाया था, बहुत अच्छे से आपको रोग करवाए गए हैं। रोगों से 5 से 6 सवाल आपको 20 सवालों में से देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं भी रोगों के सवाल काफी इंक्लूड किए हैं इस पेपर में आज वाले में, क्योंकि हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों, अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है। तो अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है हमारा प्यारा राजस्थान। मारो राजस्थान। राजस्थान में ऊन सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, और ऊन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इकोनॉमी में काफी अच्छा योगदान ऊन का रहता है। इसके बाद अगला सवाल, मादा मेमना है। यहां इसका पूछने का मतलब ये है कि जो मादा मेमना होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा मेमना हीफर नहीं है, ये तो कटिया या पडिया होती है। रेम ये भी नहीं है, ग्रीमर भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इव। क्या हो जाएगा? इव। इव हो जाएगा इसका उत्तर। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? तो मैंने बताया था क्लास में आपको कि भेड़ों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है। तो भेड़ों की संख्या राज्य पूछे तो कौन सा करोगे? हमारा अगर राज्य पूछ ले तो कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? फोर्थ पे कौन है? राजस्थान। तो ये देश पूछा है इसने, तो कौन सा देश आ जाएगा इसमें? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मेरिनो। मेरिनो किस देश में विकसित हुई? यानी कि जो मेरिनो
किसकी नस्ल है? भेड़ की। ये पूछना चाहता है कि मेरिनो भेड़ किस देश में विकसित हुई है। तो जो मेरिनो भेड़ है वह आपको बहुत बार बताया जा चुका है क्लास में, फ्रांस। जब नस्लें की थी मैंने बताया था ना, मेरिनो, और कुछ नस्लें थी जो इंग्लिश थी, जैसे बकरी में थी सनेन, अल्पाइन वगैरह। तो ये मुख्य होती है, इनका सिर्फ उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है। बहुत अच्छी नस्ल है, ये इसका योगदान रहता है 80% ऊन में। जो विश्व की जितनी ऊन उत्पादित होती है ना, उसमें 80% योगदान किसका रहता है? इसका रहता है मेरिनो नस्ल की भेड़ का। किसका? मेरिनो नस्ल की भेड़ का। तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। स्टिफ लैम्ब बीमारी किसकी कमी से होती है? कौन सी स्टिफ लैम्ब बीमारी? स्टिफ लैम्ब बीमारी किसकी कमी से होती है? तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, स्टिफ लैम्ब बीमारी है जो वो विटामिन ई की कमी से होती है। किसकी? विटामिन ई। और इसके साथ साथ एक और तत्व इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो होता है सेलेनियम। सेलेनियम, सेलेनियम, जिसको सेलेनियम बोलते हैं। स्टिफ लैम्ब यानी कि कठोरपन आ जाता है। जो भेड़ का बच्चा होता है ना, उसको चलने में बहुत कठिनाई होती है। क्या होती है? चलने में कठिनाई। अकड़ के चलता है, ऐसे लगता है जैसे अकड़ के चल रहा हो। इस तरह की बीमारी किसकी वजह से आती है? विटामिन ई की वजह से। विटामिन ई की वजह से क्या आ जाता है? कठोरपन आ जाता है। क्या आ जाता है? कठोरपन। आता किसमें है? सामान्यतः लैम्ब में। लैम्ब आपको पता है क्या होता है? लैम्ब में आता है ये, ठीक है, लैम्ब में आता है, यानी कि मेमनों में आता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोरक्को चमड़ा या मोरक्को लेदर जिसको बोलते हैं, किसकी त्वचा से बनता है सर? तो मोरक्को त्वचा, मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनता है? सिंपल क्वेश्चन है, बकरी की त्वचा से। किसकी त्वचा से? बकरी की त्वचा से। अगला सवाल, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है। अंगोरा, अंगोरा, अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है भाई? टर्की। कौन सा है? टर्की। अंगोरा कहां की प्रसिद्ध नस्ल है? टर्की की मुख्य नस्ल है। इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान है, ये पूछा भी गया था भाई टोगनबर्ग का। कृषि प्रेक्षक के एग्जाम में टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। प्रिय साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिए, यही हमारे मोटिवेट करती है हमें। जब आप क्लास शेयर करते हो, क्वेश्चन चलते रहेंगे आपका, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के और हमारी कबीर एग्जाम एप्लीकेशन के माध्यम से। एक बार डाउनलोड कीजिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाती है, क्वांटिटी वाली नहीं। क्वांटिटी क्या होती है? इतने पेज लिखवा दिए, पशुपालन के 200 पेज लिखवा दिए और प्रश्न आए वहां पे 15। 15 तो भाई भाई साहब 15 पेज में से मिल जाएंगे आपको। कभी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट से मिलके देखना। क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं हम लोग, ना कि क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन आपको पता है किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। किससे? बकरी से। आगे आइए, बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। पहले आया था गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल, अब क्या आया? बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? जमुना पारी। कौन सी है? जमुना पारी। इसका उत्तर हो जाएगा जमुना पारी। बारबरी कौन सी है? सिटी गोट है भाई। ये क्या है? सिटी गोट। और क्या है? सबसे सुंदर है। क्या है? सबसे सुंदर नस्ल है, ठीक है। मारवाड़ी रोग प्रतिरोधकता सबसे अधिक पाई जाती है। क्या? रोग प्रतिरोधकता संबंधी विशेषता इसकी। इसके बाद बैतूल, ये आपके काम की नहीं है नस्ल, साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सुअर के नमकीनी मांस को कहा जाता है? सुअर से ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा, या तो इसका झुंड या मांस या इसके नमकीनी मांस, ऐसे ही सवाल आते हैं। इससे हार्ड सवाल नस्ल वगैरह सुअर का नहीं पूछा जाता, क्योंकि सुअर आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन सामान्य सवाल आ सकता है इस तरह का, मांस को क्या कहते हैं, कुल कौन सा, ऐसा सवाल जो आपको करवाया बहुत अच्छे से। तो इसके नमकीनी मांस को क्या कहते हैं? बेकन। एक बार आया हुआ है ये कंपटीशन एग्जाम में, क्या कहते हैं इसको? बेकन। बीफ किसका होता है सर? गाय का होता है बीफ। बीफ किसका होता है? गाय का। और पोर्क सुअर के सामान्य मांस को कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क। चिकन आपको पता ही है किसका मांस होता है? मुर्गी का मांस। क्या कहलाता है? चिकन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? पशुओं में भी होता है भाई रिकेट्स, पशुओं में भी होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। बहुत अच्छे से आपको पता है सभी साथियों को, इजी सवाल है। आगे चलते हैं। रानीखेत है, ये पूछ रहा है कि रानीखेत है। अब ये मत कहना सर रानीखेत तो रोग है। रोग तो पता ही है भाई, कौन सा रोग है, किस प्रकार का रोग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो मुर्गियों में ज्यादातर रोग है वो विषाणु जनित ही हैं। कौन से हैं? विषाणु जनित ही हैं।
एक रोग है प्रोटोजोआन, वो आप बताओगे कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है मुर्गियों में। बाकी लगभग किससे होते हैं? बाकी लगभग सभी रोग मुर्गियों में, सभी रोग किससे हैं? विषाणु से। किससे हैं? विषाणु से। तो रानीखेत किससे होता है सर? रानीखेत विषाणु से, जिसका अन्य नाम क्या है? न्यू कैसल डिजीज। ये पूछा जा चुका है। न्यू कैसल, न्यू कैसल शहर में सब सर्वप्रथम इसके क्या मिले थे? रोगी मुर्गियां मिली थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यू कैसल। और हमारे कहां पे मिला था इसका प्रथम रोगी मुर्गी? रानी खेत में। कहां मिली थी? रानी खेत में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पैर की अंगुली ऐंठना किसकी कमी से होता है? सामान्यतः होता क्या है, जो मुर्गी होती है उसका पंजा ऐसे होता है ना, तीन में, है ना? तो ये क्या आगे से थोड़ा मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ से जाते हैं। ऐंठना ऐसे लगता है जैसे वो ऐंठ रहा है पंजों को। तो यह किसकी कमी से होता है? सर यह होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। और राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। किसका? विटामिन B2 का। राइबोफ्लेविन भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखना। विटामिन B2। पैर की अंगुली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है? आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अंडे का छिलका किस तत्व से बना होता है? तो बहुत अच्छे से करवाया था आपको। अंडे का छिलका किससे बना होता है? कितने प्रतिशत होता है? कितने ग्राम होता है इसका वजन अंडे के छिलके का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कितने प्रतिशत होता है भाई? ये प्रतिशत में पूछे तो शायद ये 11%। और अगर इसका वजन पूछे तो आपको पता है अंडे का वजन होता है 58 ग्राम, और इसका वजन कितना होता है? लगभग 6 ग्राम। कवच का वजन 6 ग्राम और प्रतिशत में 11%, और 94% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? बहुत अच्छे से समझाया था आपको। अंडे की गुणवत्ता किससे तय की जाती है? एक यंत्र होता है, कौन सा होता है सर? यंत्र कैंडलर। कौन सा होता है? कैंडलर। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैंडलिंग। क्या कहते हैं? कैंडलिंग। तो कैंडलिंग के द्वारा जो अंडे की गुणवत्ता है उसको देखा जाता है। ये देखा जाता है कि अंडा निषेचित होगा या अनिषेचित होगा, ये देखा जाता है। कब देखा जाता है सर? अंडे जब इंक्यूबेटर में रख देते हैं उसके 5वें 6ठे दिन, और उसके बाद 16वें 17वें दिन के करीब जाके देखते हैं हम। 16वें 17वें दिन के करीब जाके 2 बार कैंडलिंग की जाती है अंडों में। और अंडा कितने डिग्री कोण पे रखा जाता है भाई इंक्यूबेटर में? कितने डिग्री कोण पे, ये आप बताओगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बताइए भाई कितने डिग्री कोण पे। तब तक अगले सवाल पे चलते हैं। अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? हाँ, इस बच्चे का सही जवाब आया है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। अंडे का पीला रंग किसकी अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो अंडे का पीला रंग, कैरोटीन मत कर देना भाई इसमें। इसका उत्तर होगा जेंथोफिल। क्या होगा? जेंथोफिल। जेंथोफिल की वजह से पीला रंग। आपको पता है पीले रंग के लिए मुख्यतः 2 ही वर्णक उत्तरदायी होते हैं, जेंथोफिल है और विटामिन ए जिसमें कैरोटीन पाया जाता है ये। लेकिन यहाँ पे इसलिए पहला ऑप्शन दिया है कि आप कैरोटीन करो। और आज बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने इसको किया भी है गलत, बाद में काट के वो ऑप्शन डी कर रहे हैं। तो भाई अगर आप 2 कॉलम ब्लैंक कर दोगे ना तो ये आपका सवाल गलत माना जाएगा ओएमआर में। अगर आप दो दो गोला कड़ा कर गया होगा नहीं, वो नंबर कौन दिया है? वो क्या करेगा? वो कांटो मारेगा। नंबर देना तो दूर की बात है, एक कम और करेगा, -1 और करेगा। तो ऐसे नहीं किया करना आपने, ऐसे नहीं किया करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेंथोफिल। ध्यान से पढ़ा करो भाई, आपको बहुत टाइम मिलेगा। 100 सवाल है, 120 मिनट मिलेंगे। और पशुपालन तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है 20 सवाल। ध्यान से किया करो। भारत में कुल मांस उत्पादन है तो कितना है भाई? कुल मांस उत्पादन वर्तमान में थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन ये थोड़ा पहले का सवाल है। तो कितना था? 6 मिलियन टन। ये जिसने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे 1-2 सवाल होते हैं जो हमें ऐसा लगता है एक ही होता है, 2 नहीं होते। पशुपालन में तो एक ही होता है, वो भी नहीं होता 2 बार से। पिछले 2 बार जो पेपर हुए हैं 2018 में, 2021 में, उनमें कोई सवाल ऐसा नहीं था। 20 में से 20 करने वाले थे। और हमें इस बार कितने करने हैं? 20 में से 20 ही करने हैं। क्या करने हैं? 20 में से 20 करने हैं। उद्यान विज्ञान में और शस्य विज्ञान में भले ही 1-2 गलत कर देना, लेकिन इसमें गलत नहीं करना। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 6 मिलियन टन। 6 मिलियन टन। अगले सवाल पे चलते हैं। गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है, इससे इजी सवाल आपके लिए हो नहीं सकता। आपको बताया था सेंटीग्रेड में दिया हो, फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 101 डिग्री फारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 101 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गाय में गर्भकाल होता है, तो जो गाय का गर्भकाल है वो आपको लिखवाया गया सामान्यतः कितने दिन का, एनसीईआरटी के अनुसार 281 दिन का। तो यहाँ पे 281 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना, 281 से 285 दिन, 281 से 285 दिन। ये आपको उत्तर करना था जिन साथियों ने किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी तैयारी अच्छी है। जिन्होंने पशुपालन में आज 45 के पार क्वेश्चन सही किए, जिन बच्चों ने 50 में से 45, वो बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। कबीर एग्जाम के स्टूडेंट हैं, इतने तो सवाल वो करेंगे ही। अगले सवाल पे चलते हैं। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतना होता है, नहीं इतना नहीं होता सर, 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्या होता है, 160 डिग्री फारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में आए तो 41 पॉइंट कुछ होता है, इसका 41.7 होता है मुर्गी का शारीरिक तापमान। इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, 160 डिग्री फारेनहाइट आएगा। और ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं ऑफलाइन क्लास में कि इसको सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। तो ये बहुत इजी सवाल था आपके लिए। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, चिकन मुर्गी का होता है, पोर्क सुअर का होता है, और बीफ गाय का मांस होता है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। सफेद क्रांति किससे संबंधित है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है। तो सफेद क्रांति किससे संबंधित है भाई, सफेद क्रांति कपास से संबंधित है। जी सर कपास से संबंधित है, नहीं गलत है। पेपर किसका चल रहा है, पशुपालन का। तो यह किससे संबंधित है, मुख्यतः दूध उत्पादन से संबंधित है। जब ऑपरेशन फ्लड चला था ना, जो वो सफेद क्रांति थी एक प्रकार की, बाढ़ ला दी थी दूध की। क्या ला दी थी, बाढ़। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ ये भी एक, उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो बहुत अच्छे से कारागर साबित हुआ स्वामीनाथन जी की मतलब वो क्या कोशिशों से, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड आया जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसीलिए तो कहा जाता है। कपास से संबंधित थोड़ी है ये, किससे संबंधित है, दूध से। तो गलत नहीं करना, एक दो बच्चों ने आज गलत किया है, वो अपनी गलतियां सुधारें। इसका उत्तर हो जाएगा दूध। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये मैं बता ही चुका आपको। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से। अगला सवाल, दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है। आपको मैंने करवाया था सहकारिता यानी कि अर्ध सरकारी जो सिस्टम होता है, सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कोऑपरेटिव। कौन सा, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सहकारी संस्थाएं। तो सहकारिता का जो सबसे सफलतम दूध क्षेत्र में उदाहरण है वो कौन सा है, आनंद गुजरात। मैंने बताया था आनंद गुजरात, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1965। कहां पे सर, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। आनंद गुजरात वही है, आनंद गांव है, वही आनंद है ये। आगे चलो, अगला सवाल है। मुर्गियों में सबसे अधिक संख्या किस राज्य में, मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या कौन से राज्य में है। पहले तो जिला बताओ, जिला कौन सा है राजस्थान का, सर अजमेर है। कौन सा है, अजमेर। मुर्गियों में भी और अंडों में भी ये पहले नंबर पे रहता है भाई। मुर्गियां पाली किस लिए जाती हैं, अंडा उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन के लिए मुख्यतः बकरी पाली जाती है, लेकिन इसका मांस अच्छा माना जाता है, सफेद सफेद मीट होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, अंडा उत्पादन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संख्या में आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जिसे आपको पता है अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी राज्य लेवल पे, समझ लो नेशनल लेवल पे। अगर राज्य में, राज्य पूछे तो कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। और जिला पूछे तो अजमेर को अंडों की टोकरी बोला जाता है, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मोरेक्स बीमारी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है मोरेक्स। तो मैंने बताया यह मुख्यतः मुर्गियों में पाई जाती है। होती किससे है सर, होती है विषाणु से है। क्यों, क्योंकि मुर्गियों के सामान्य रोग विषाणु से ही होते हैं। अगले सवाल की ओर। अल्पाइन किसकी नस्ल है, अल्पाइन किसकी नस्ल है भाई, अल्पाइन विदेशी नस्ल है सर। विदेशी तो है किसकी, बकरी की। किसकी है, बकरी की नस्ल है अल्पाइन। अल्पाइन बकरी की नस्ल है। अगला सवाल, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, बहुत अच्छे से करवाया था। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, नेलोरी। कौन सी है भाई, नेलोरी। कौन सी है, नेलोरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कुल दूध प्रोटीन में कैसीन प्रतिशत, कैसीन का प्रतिशत कितना होता है, कैसीन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 80 से 83%। जो रह गया 17 से 20%, वो क्या होता है, वो होता है एल्ब्यूमिन और
ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। ठीक है, याद रखना। मुख्यतः कौन सी होती है? लैक्टोज। किस में पाई जाती है? वो शर्करा में होती है ना, शर्करा लैक्टोज वाली। वो इसी की वजह से कैसीन और ये 3 प्रकार के प्रोटीन में पाए जाते हैं। 80 से 83% कैसीन। अगला सवाल, निम्न में से एक बीजपत्री फलों का कौन सा युग्म युग्म असंगत है? तो अभी ये सवाल आपको सर आएंगे, वो करवाएंगे, संदीप सर। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा, और इसको, हमारी क्लास को आप शेयर कीजिए, और जो हमारा टेस्ट है इसको आप जरूर दीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। राजस्थान के जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, एक बार आप हमारा कोर्स लेके देखिए, या हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कीजिए कबीर एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म पे, एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। अब आपके सामने क्लास को जो उद्यान विज्ञान के प्रश्न हल है वो करवाएंगे आपको संदीप सर। संदीप सर आइए सर। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा इज ओके। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी अच्छे होंगे, और आज का जो टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत खुशी हुई। क्लास के लास्ट में जो टॉप पर रहे उन बच्चों को जो नाम है उनके नाम नहीं बताए जाएंगे वो, चलिए थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, एक बार रुकिएगा आप, वेट अ मिनट। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार। अगर अभी तक आपने क्लास शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही जरूरी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए जो मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बहुत ही, अब वीकली आपको 100 क्वेश्चन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा कबीर एग्जाम पे। जितने साथी इस वक्त लाइव जुड़ चुके, क्लास खत्म होने के बाद में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट देना ना भूलें। चलिए हॉर्टिकल्चर की क्लास में चलते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। और जिन साथियों को घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, आप सभी को पता है कबीर एग्जाम अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और एक बार जरूर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन क्वेश्चनों की क्वालिटी को चेक करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा एक्सेस करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नोट्स हमारी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी डाउनलोड करें जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए क्लास में चलते हैं, और पहला क्वेश्चन, इट्स द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक बीजपत्री फलों का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। अब देखिए, केला और खजूर जो होता है वो भी जनरली आपको मैंने बताया है कि केला और खजूर जो होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों, आपका एक बीजपत्री होता है। खजूर और पाइनएप्पल भी क्या होता है? एक बीजपत्री। नारियल और केला भी एक बीजपत्री होता है, लेकिन जो बेल पत्तर होता है ना आपका, कौन सा सर? बेल पत्तर। तो ये बेल पत्तर द्विबीजपत्री होता है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उत्पत्ति भारत से नहीं मानी जाती है? जनरली देखिए, भारत से उत्पत्ति जिन भी आपके फल और सब्जियों की होती है, ऑलरेडी मैंने आपको एक ही क्लास में सारे के सारे उत्पत्ति स्थलों की ट्रिक करवा दी है। तोरी, परवल, ककड़ी, खीरा, टिंडा, गुलाब, मोगरा, मूंग, मोठ, इन सभी की उत्पत्ति जनरली अपने मानी जाती है भारत से। नींबू हो गया आपका,
बेलपत्र हो गया, आम, इंडो बर्मा भी मानी जाती है, भारत से मानी जाती है, लेकिन बेर की जो उत्पत्ति की बात करें मध्य एशिया से मानी जाती है, मध्य एशिया से मानी जाती है। तो मध्य एशिया इज द राइट आंसर। आपके क्वेश्चन के हिसाब से भारत से उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, किसकी नहीं मानी जाती सर? बेर की नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसमें 18 गुणसूत्र नहीं पाए जाते? सर नींबू में 18 पाए जाते हैं, पपीते में 18 पाए जाते हैं, अनार में 18 पाए जाते हैं, बट अमरूद में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सर अमरूद में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर 22 और किस किस में पाए जाते हैं? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एट लोकी, याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक? एट लोकी। लोकी आ रहा है तो लोकी में भी 22 पाए जाते हैं। कितने? लोकी। और करेला, कै आ रहा है तो करेले में भी कितने पाए जाते हैं? सर 22 पाए जाते हैं। और टै आ रहा है तो तरबूज में भी कितने पाए जाते हैं? सर कितने पाए जाते हैं आपके? 22। और ए अमरूद, ये देखिए जो अमरूद आ रहा है ना, एट लोकी में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ट्रिक से आपको बताया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो अमरूद है वो यहां पर क्या है? बिल्कुल सही रहने वाला है। कौन सा सही रहने वाला है सर? अमरूद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 22 गुणसूत्र किस में नहीं पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन बताया, अभी आपसे पूछ लिया है। तो जनरली जो खजूर होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सर 36 पाए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन इजी हो ही गया, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समान गुणसूत्र पाए जाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प खरा नहीं उतरता है? तो यहां पर सॉरी उतरता है। तो नींबू और अनार जनरली इनमें 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अमरूद में कितने? 22 होते हैं। पपीते में 18, अमरूद में 22, खजूर में 36, अनार में 18, केले में 33, नींबू में 18 और अनार में 18। तो अब आप देखेंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू राइट नाउ। निम्न में से असंगत विकल्प का आपको चुनाव करना है। बहुत ही बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया। देखिए अनार, संतरा, माल्टा, नींबू, तो जनरल सी बात है, नींबू, माल्टा और संतरा जो है वो नींबू वर्ग से आते हैं या नींबू रुटेसी कुल से आते हैं, लेकिन अनार जो है वो अलग वर्ग से आता है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या अनार का कुल प्यूनिकेसी है? जी बिल्कुल प्यूनिकेसी है। ये कौन सी बात है, पूछने वाली बात है। बिल्कुल आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ए जवाब इज द राइट आंसर। चलिए, एक बीजपत्री सब्जियों का सही समूह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर और आलू क्या होता है भाई? आपके आलू जो होता है वो एक प्रकार का बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय, क्योंकि यदि आपको जनरली बहुवर्षीय मतलब द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, क्योंकि यदि आपको आलू लेना तो एक वर्षीय, बीज उत्पादन की दृष्टि से ये क्या है? आलू आपका द्विवर्षीय है। बैंगन और मिर्च भी क्या है? एक वर्षीय, सॉरी एक बीज पत्री यहां पर पूछा है, तो ये जनरली आपका उत्तर हो जाएगा। प्याज और लहसुन जो होता है एक बीज पत्री है। ये ऊपर जो जितने भी दिए गए हैं ये द्विबीज पत्री है। वर्ष वाला क्वेश्चन आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जितने तीनों दिए वो द्विबीज पत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कुल अम्बेली फेरी होता है? अब इस क्वेश्चन को यहां से पढ़ लीजिएगा, आगे फिर ये आपके काम आएगा। अम्बेली फेरी जो होता है वो गाजर का होता है। और किसका होता है सर? ये सौंफ का होता है। और किसका होता है सर? जीरे का होता है। और किसका होता है सर? धनिये का होता है। इन चारों का कुल क्या होता है? अम्बेली फेरी होता है। याद रखिएगा, चारों का कुल अम्बेली फेरी। आज इसी क्लास में इसको एक्सपोज करने वाले हैं। क्या इसका आपका उत्तर सही रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सोलेनेसी कुल की किस सब्जी में दूसरों से ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपको एक बात यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता दी कि ये चारों का कुल जो है वो सोलेनेसी है। हाँ सर, ये तो है बात। प्रश्न ने आपको एक उत्तर बताया, चारों का कुल क्या है? सोलेनेसी। टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बैंगन में 24, मिर्च में 24, लेकिन आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट फॉर यू। निम्न में से किस फल को तोड़ने के बाद इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है? अब ये थोड़ी सी तकनीक का सारा फिर से यहां पर लिया गया है। जनरली जो भी फल पकते हैं तोड़ने के बाद में उनमें इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है। तो यहां पर पूछा है कि तोड़ने के बाद कौन सा फल पक जाता है? जनरली खट्टे फल होते हैं वो तोड़ने के बाद नहीं पकते, मीठे फल होते हैं जनरली तोड़ने के बाद पक जाते हैं। अनार में भी थोड़ा बहुत खटास होती है, बेर में भी होती है, आंवले में भी होती है। तो जनरली बेल पत्तर है वो तोड़ने के बाद में आपका पक जाता है और इसीलिए इसमें इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप इस पूरे के पूरे पेपर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं तो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन पे क्लास खत्म होते ही आप इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। यदि आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए और वीडियो हम आपको ऑलरेडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा ही रहे हैं।
तो डेली शाम को आपको, अभी हम जल्द ही एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, डेली टेस्ट सीरीज होगी आपकी, डेली टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आज से ही शाम को उसको लॉन्च करेंगे, डेली फ्री टेस्ट एग्रीकल्चर का देने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। बेलपत्र यहाँ पे सही रहने वाला है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से उन फलों का चुनाव करो जो तोड़ने के बाद में पक जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो लाला जी? और केला और पपीता है सर, वो तोड़ने के बाद में पक जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना? हाँ सिंपल है आपके लिए, क्योंकि आप कबीर एग्जाम के स्टूडेंट हैं, इसलिए सिंपल है। दूसरों से पूछ के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार व पर्णपाती फल वृक्ष क्रमशः हैं। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, रट्टा अगर आप मारोगे तो क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते, तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आजकल जो क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जाम आता है, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कुछ हद तक होता है, लेकिन ज्यादा कारगर साबित होते हैं उसके अंदर टैलेंटेड को छोड़कर। जो क्रिएटर विद्यार्थी होते हैं ना, नया इनोवेशन करते हैं, उनके लिए बताते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। निम्न में से पहले सदाबहार की बात करें तो सर आम है, और अनार जो है वो पर्णपाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक जवाब बिल्कुल सही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, निम्न में से स्वपरागण वाले फलों का चुनाव करो। सर अंगूर, केला, आलू, सभी में स्वपरागण होता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त निम्न, चलो उपरोक्त को काट देते हैं। निम्न में से किस में हाथ के द्वारा परागण कराया जाता है? देखो, आम में मस्का डोमेस्टिका, आम में मस्का डोमेस्टिका यानी कि घरेलू मक्खी द्वारा परागण होता है, और कीटों द्वारा कोई परागण हो रहा होता है उसको एंटोमोफिलस बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपका पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में अंदर एक हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड यानी कि पक्षी है। पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड के द्वारा क्या होता है? आपके पर परागण होता है। अब कीटों द्वारा पर परागण को एंटोमोफिलस बोला जाता है, पक्षियों द्वारा पर परागण को आर्नियोफिलस बोला जाता है। बैंगन में बम्बल बी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बैंगन में पर परागण बम्बल बी के द्वारा होता है, और कीटों द्वारा यदि कोई पर परागण हो रहा है तो कीटों द्वारा पर परागण को क्या बोलते हैं सर? एंटोमोफिलस बोला जाता है। हवा द्वारा पर परागण को एनोमोफिलस बोला जाता है, और पानी के द्वारा पर परागण को हाइड्रोफिलस बोला जाता है, और हाथ के द्वारा परागण करवा रहे हैं तो उसको कृत्रिम या हस्त परागण बोला जाता है। डी इज द राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए पेश है, वायु द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं सर? एनीमोफिल्स इज द राइट आंसर। कीटों द्वारा परागण होता है तो उसको एंटोमोफिल्स बोला जाता है, जल द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिल्स, और पक्षी द्वारा हो रहा है या पक्षियों द्वारा उसे आर्नियोफिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसियस का उपयुक्त उदाहरण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मोनोसियस का मतलब यहां पर इसने पूछा है द्विलिंगी। तो सर पपीता भी आपके एक लिंगी होता है, खजूर भी एक लिंगी होता है, और परवल कुकुरबिटेसी कुल में एकमात्र ऐसी सब्जी है जो एक लिंगी होती है, बाकी सारी द्विलिंगी होती है, याद रखिएगा। परवल कुकुरबिटेसी कुल में एकमात्र ऐसी सब्जी है जो मोनोसियस सॉरी जो आपके क्या होती है? डायोसियस होती है। एक बीजपत्री को क्या बोलते हैं आपके? एक लिंगी को क्या बोला जाता है? डायोसियस बोला जाता है ना, डायोसियस बोला जाता है। ठीक है, तो परवल अकेली है, वो एक लिंगी है, बाकी सारी की सारी सब्जियां द्विलिंगी होती है। तो मोनोसियस का सही उदाहरण जो है वो कौन सा है? यानी कि द्विलिंगी होता है, वो आंवला होता है सर, द्विलिंगी। ओके, एक नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इनमें से एंड्रोमोनोसियस, मोनोसियस का मतलब हो जाता है द्विलिंगी, और एंड्रो का मतलब हो जाता है नर प्लस द्विलिंगी या नर प्लस उभयलिंगी। नर प्लस उभयलिंगी फूल है वो सर आम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आम में पाए जाते हैं। और गायनोडायोसियस किस में पाए जाते हैं? पपीते में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जवाब बिल्कुल आपका सही रहेगा। जितने साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। परीक्षा का समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है, उससे पहले मैं 5000 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज चल रही है। मैं वादा करता हूं आपको 20,000 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और क्वेश्चनों का लेवल तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और फल व सब्जियां तो आप खाते ही हो, दैनिक जीवन में कितनी फल व सब्जियां आपको खानी चाहिए वो भी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। और यदि आप घर बैठे हमारे कोर्स को खरीदना चाहते हो, बिल्कुल इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, डाउट क्लियर सेशन, और बिल्कुल प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स यदि आप लेना चाहते हो, तो वो आप अगर पैसे नहीं भी खर्च करना चाहते तो भी आप हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
मॉक टेस्ट, डेली एनालिसिस, यूट्यूब लाइव क्लास जो अभी आप देख रहे हो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं कोर्स को तो हमारे साथ जुड़िए, अन्यथा यदि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और बिल्कुल फ्री वीडियो पीडीएफ उनका तो लाभ उठा लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो भाई। डाउनलोड करो अभी की अभी एप्लीकेशन को और मजा लो फ्री टेस्ट का। ओके सर, चलिए क्लास में चलते हैं। क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुकुरबिटेसी कुल में नर और मादा का अनुपात रखा जाता है। जनरली आपने 1:10 को रट रखा है और 1:10 आते ही आप गोडालियां हो जाते हो और वहीं पे अपने घुटने टेक देते हो और उत्तर 1:10 कर देते हो। लेकिन यहाँ पूछा नर और मादा का अनुपात, कुकुरबिटेसी में 1:15 रखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बीजपत्री सब्जी कौन सी नहीं है? सर प्याज, लहसुन और अरबी है। टमाटर इज द द्विबीजपत्री। ऑलरेडी मैंने आपको वर्गीकरण में करवा रखा है। जल्द ही आपको यूट्यूब पे थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी हॉर्टिकल्चर की यूट्यूब पे करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1K के बहुत एक मंथ के अंदर लगभग हमने 22 या 23 नंबर क्लास है आज अपनी, 23 दिनों के अंदर अंदर मात्र हमने 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए, जो कि एक यूट्यूब हिस्ट्री की बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए हो ना हो। तो चलिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मलाहों का चक्कर छोड़ो भाई, तैर के दरिया पार करो। जुड़े रहिए कबीर एग्जाम के साथ और जीवन का मजा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से उन फलों का चुनाव करो जिनका हम सड़े छूंत के पेरिकार्प भी खा जाते हैं। है ना, लिखते तो बहुत हो, आप छोड़ते नहीं हो कुछ। आंवला, अंगूर, अमरूद, उपरोक्त सभी किसका खाते हो? सर सभी का खा जाते हैं। ओके सर, आंवले का भी हम जनरली पेरिकार्प खाते हैं, अंगूर का पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा खा जाते हैं और अमरूद का जनरली हम पेरिकार्प प्लस थैलेमस खाते हैं। तो पेरिकार्प तो जनरली खाते हैं, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसका हम थैलेमस नहीं खाते? सर अंगूर का हम क्या खाते हैं? पेरिकार्प और प्लेसेंटा खा जाते हैं। सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी का थैलेमस हम खाते ही हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या गुरुजी सही उत्तर हो जाएगा मारो के हो जासी, सही उत्तर थारो डी इज द राइट आंसर। ओके, डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्ग का खाने योग्य भाग। देखिए जूसी सीड कोट होता है वो हम अनार का खाते हैं, जिसको एरिल भी बोलते हो आप, जूसी सीड कोट एरिल। और जूस और पूरा फल एक खाने योग्य भाग नहीं है, वो एक अलग से प्रोसेसिंग के बाद में तैयार किया जाता है। जूसी प्लेसेंटल हेयर या रोम जो है हम अनार नींबू वर्ग का खाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूपांतरित तने का उदाहरण नहीं है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्याज है उसका हम बल्ब खाते हैं, रूपांतरित तना है। लहसुन की हम क्लोव या कलियां खाते हैं, रूपांतरित तना है। आलू तो आप सभी को पता है रूपांतरित तना है। तो शक्करकंद क्या है सर? फिर रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़, याद रखिएगा। गाजर और मूली ये सारी की सारी रूपांतरित जड़ें हैं। शक्करकंद इज द राइट आंसर। हम रूपांतरित तने का उदाहरण जो तने का उदाहरण नहीं है शक्करकंद, क्योंकि ये रूपांतरित जड़ का है। निम्न में से लहसुन का हम क्या खाते हैं? सर कलियां खाते हैं। और हम क्या खा जाते हैं भाई? क्या बल्लभ किसका खा जाते हैं? प्याज का खा जाते हैं। अरे खाते ही रहते हो क्या? छोड़ भी दिया करो कुछ ना कुछ। जड़ों की बात करते हैं तो जड़ें भी आप खा जाते हो, है ना। कितना भूखा हो रहा है, सारों को खा जो नहीं थे। निम्न में से वास्तविक फल का चुनाव करें। वास्तविक फल, सच्चा फल, सच्चा फल कौन सा है भाई? नाशपाती है, पाइनएप्पल है, आम है या स्ट्रॉबेरी है। तो जो वास्तविक फल जो होता है जनरली मैंने आपको बताया 2 प्रकार के फल होते हैं, एक तो सच्चा फल होता है, एक झूठा फल होता है। सर सच्चा और झूठा फल कैसे? भाई जिन फलों का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है तो वो तो सच्चे होते हैं और अंडाशय के अन्य भागों से होता है तो वो झूठा फल होता है। नाशपाती, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी की अपने बात करते हैं तो ये झूठे फल हैं, अवास्तविक फल हैं। सत्य फल कौन सा है? वास्तविक फल आम है। तो अगर आप नाशपाती खा रहे हो तो इसका मतलब आप झूठा फल खा रहे हो। झूठा फल नहीं कह रहा मैं, भी घड़ी घड़ी कह दियो भी झूठा फल, किसी ने झूठ दियो कोई रेडी वाला, वो फल की बात नहीं कर रहे हैं। झूठा और झूठे में फर्क है। आगे बात करते हैं, निम्न में से बेरी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका यहां पर क्या है? असत्य है। सत्य की जगह आप असत्य लिख लीजिए और क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। केले और अंगूर का फल प्रकार बेरी होता है? जी बिल्कुल होता है। खजूर का फल प्रकार बेरी होता है, एक बीजीय बेरी होता है, लेकिन रूप आपको पता है बेरी ही होता है। चीकू का फल प्रकार बेरी होता है? जी होता है।
तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन क्या है आपका असत्य नहीं है। तो आपका यहां पर अपने क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा सत्य की अपने बात करें, कौन सा कथन सत्य, उपरोक्त में से कोई सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन जो है आपके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पेप्पो, अब क्वेश्चन को फिर घुमाया, आपको सामान्य उद्यान विज्ञान में एक ही बात लिखवाई हुई है कि कुकुरबिटेसी कुल का फल प्रकार पेप्पो होता है। अब कुकुरबिटेसी नहीं लिख के उसमें एक सब्जी को उठाया परवल, और परवल का फल प्रकार तो भाई पेप्पो ही होगा, जनरल सी बात है। ओके सर, निम्न में से सिलिकुआ के संबंध में कौन सा कथन खरा नहीं उतरता? अब देखिए सिलिकुआ, सिलिकुआ क्या होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, जो जैसे कि आपकी जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में आता है मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और सरसों, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और सरसों, ये चारों के चारों ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करती है। अब क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करेगी तो इनका फल प्रकार सेम होगा, और फल प्रकार होता है सिलिकुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको गाजर मूली में उलझाया, आपके दिमाग से चीजें जो है ना वो निकलती नहीं है। आपने गाजर और मूली को समान ही मान रखा है, गाजर और मूली तो एक जैसी होती है, लेकिन गाजर का जो फल प्रकार होता है वो सीजोकार्प होता है। क्या होता है गाजर का फल प्रकार? सीजोकार्प। और मूली का फल प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ। तो मूली का, सरसों का, पत्ता गोभी का, मूली का फल प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ होता है। तो मूली का फल प्रकार गाजर जैसा नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पपीते की उत्पत्ति जनरली कहां से मानी जाती है सर? मैक्सिको से। और ईरान से किसकी मानी जाती है सर? अनार की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईरान से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो ईरान से अनार की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्मेनिया से अंगूर की मानी जाती है। केले की कमेंट करके मेरे को बताओगे कहां से मानी जाती है? आम की इंडो बर्मा भारत से मानी जाती है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? देखो नींबू की उत्पत्ति ना, नींबू वर्ग में नींबू, माल्टा और संतरा, आपके सिलेबस में 3 ही क्रॉप लगती है। नींबू की उत्पत्ति भारत है, माल्टा संतरा चीन है। तो 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ के बारे में आप निम्न में से किस कथन को सही मानेंगे? इनका कुल सीजोकार्प होता है। जी नहीं, इनका कुल अम्बेली फेरी होता है। मैं अभी बता के हटाऊं, गाजर का कुल पीछे बताया, अम्बेली फेरी होता है। ओके सर, पुष्प अम्बेल होता है, बिल्कुल सही है। तो इसने सही मानने का यही पूछा है, पुष्प इसका अम्बेल होता है। अम्बेली फेरी कुल का पुष्प कर्म क्या होता है सर? अम्बेल होता है। और इनकी उत्पत्ति भारत से नहीं मानी जाती भाई, भूमध्य सागर एरिया से या मेडिटेरियन एरिया जो मानते हो वहां से मानी जाती है। बी जो है इनके संदर्भ में सही माना जाएगा। निम्न में से दीर्घ दिवसीय पादपों का जो सही युग्म है वो कौन सा है? अब दीर्घ दिवसीय की अपने बात करें, यानी कि जिन फसलों को या जिन फलों को पकते समय नहीं, पुष्पन के समय अधिक प्रकाश की 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उन फलों के बारे में आपको पूछा गया है। तो कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि वो फल कौन कौन से हैं। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि निम्न में से जो दीर्घ दिवसीय पादपों का जो सही समूह है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 451, प्याज, आलू पाइनएप्पल, फूल गोभी, शकरकंद। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल बोल के आपके लिए कंठ मेरे बैठ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप उम्मीद है कि इतना टाइम मुझे देंगे। क्वेश्चन है, दीर्घ दिवसीय पादपों का सही जो युग्म है वो कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पे आलू, पाइनएप्पल, फूल गोभी, शकरकंद। कौन सा यहाँ पर सही रहेगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैंने पानी जो है पी लिया है। और क्लास के बाद में जिन विद्यार्थियों ने आज ऑफलाइन टेस्ट दिया था, उन सभी जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी घोषणा की जाएगी, और कल क्लास में उनको अच्छे गिफ्ट भी दिए जाएंगे। और गिफ्ट के लिए वो भी तैयार रहना जिनके नंबर कम आए हैं, ठीक है? गिफ्ट दोनों ही प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं। बाकी सभी समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। जी सर, बिल्कुल इशारा काफी होता है। प्याज और आलू इज द राइट आंसर। दीर्घ दिवसीय जनरल सी बात है। देखो दीर्घ दिवस की बात करें ना, जो ठंड में बोए जाते हैं, रबी में बोए जाते हैं, वो दीर्घ दिवसीय होते हैं। बस इतना याद रखो। खरीफ वाले शॉर्ट होते हैं, और डीएनपी कुछ होते हैं, वो पर्टिकुलर आपको बता देंगे। टेंशन मत लिया करो, इतनी सीरियस हो जाते हो आप तो। निम्न में से दीर्घ दिवसीय पादप लघु दिवसीय
पादप का सही क्रम का चुनाव करो। भी एक तो है जो दीर्घ दिवसीय और दूसरा जो है आपका लघु दिवसीय। तो पत्ता गोभी और पाइनएप्पल इज द राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सामान्यतः रबी, अभी बताया ना, सामान्यतः रबी में उगाई जाने वाली फसल कैसी होती है सर? दीर्घ दिवसीय होती है। अब तो बता के हटे हूं। जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, क्लास खत्म होते ही इन 100 क्वेश्चनों का हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट देना ना भूलें। टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है और जाके उसमें टेस्ट दीजिए। 100 के 100 क्वेश्चनों को सही कीजिए। ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं बहुत ही टेक्निकल बनाए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी लेवल आप चेक कर ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। दीप्तिकालिता निम्न में से किसे प्रभावित करती है? पुष्पन को प्रभावित करती है। ये पुष्पा दिया है ना, झुकेगा नहीं, है ना, झुकने वाला नहीं या झुकेगा नहीं। चलिए, दीप्तिकालिता जो है वो पुष्पन को प्रभावित करती है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से एक वर्षीय पौधों का चुनाव करो। टमाटर, बैंगन, मिर्च सारे के सारे एक वर्षीय ही हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विवर्षीय पौधों का चुनाव करो। आलू, प्याज, गाजर, उपरोक्त सभी। द्विवर्षीय का मतलब, वैसे आलू, प्याज और गाजर आपको एक वर्ष में मिल जाते हैं। जनरली जब आप इनका बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष लगते हैं, तो इसका मतलब ये द्विवर्षीय हैं, उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन है, लकड़ी का सेब। लकड़ी का सेब या इंग्लिश की बात करें तो सर वुड एप्पल किसे कहते हैं? अमरूद को उष्ण का सेब कहते हैं जी। ओके सर। बेर को शुष्क का सेब कहते हैं, शुष्क क्षेत्र का सेब। राजस्थान का सेब भी कह देते हैं। राजस्थान का अंगूर किसे कहते हैं? लहसुए को याद रखना। और सेब तो फिर सेब है ही। अब बेलपत्र को क्या कहते हैं? लकड़ी का सेब कहते हैं। लकड़ी का क्या कहते हैं? बेलपत्र को सर सेब कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। नहीं किया होगा तो आगे कम से कम गलत मत करना। ओके सर, कौन ही करा, कौन करोगे, कौन करा जी। फ्रूट ऑफ पैराडाइज यानी कि स्वर्ग का जो फल होता है वो केले को कहते हैं। आम को फलों का राजा, हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी भी इसे कहा जाता है। पपीते को मेलन ट्री बोला जाता है। अमरूद को क्या बोलते हैं? उष्ण का सेब बोलते ही हैं। और अमरूद को गुआवा बोलते हैं। निम्न में से फ्रूट ऑफ लव किसे कहते हैं सर? अनार को कहते हैं। पपीते को क्या कहते हैं? केले को क्या कहते हैं? सारी बातें आपको पता है। गरीब की सब्जी किसे कहते हैं? गरीब की सब्जी तो गुरुजी जी की, गरीब के घर आतन दिन के बन जाए भाई सब्जी है, लेकिन गरीब की सब्जी बैंगन को कहते हैं। गरीब का दोस्त आलू को कहते हैं। गरीब का संतरा टमाटर को कहते हैं। और सूखी देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए जी, और रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पी। ऑप्शन डी आपके लिए सूखी दाल रोटी पेश है। यदि आप सेलेक्ट नहीं होते तो फिर यही मिलेगी, इसलिए पढ़ लो। चौपड़ी खा लोगे, चौपड़ी और दो मिलेगी फिर बाद में। निम्न में से सब्जियों की रानी भिंडी को कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं। फलों का राजा आम को कहते हैं। नींबू को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके। नींबू का कोई उपनाम है क्या? है ना, है इसका, बताइएगा। फलों का राजा तो आम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंसी फ्रूट जो ज्यादा फैशन करता है वो कौन है? संतरा। संतरे के ऊपर दापड़ सा उड़ा हुआ है ना मेरी चमड़ी पर, तो भी नहीं मान लो भी श्रृंगार कर रहा, तो फैंसी फ्रूट इज लाइक कॉल टू संतरा। मैंडेरिन भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। जिंक लविंग प्लांट है वो माल्टा को बोला जाता है। नींबू, संतरा, माल्टा ऑप्शन में है। माल्टे को जिंक लविंग प्लांट की संज्ञा दी जाती है। गरीब का दोस्त आलू को कहते हैं। बैंगन को गरीब का क्या कहते हैं भाई? बैंगन को गरीब की सब्जी, अभी तो मैंने बताया। मिर्च को क्या कहते हैं? मिर्च को गरीब की क्या बोला जाता है? बताइएगा कमेंट करके। आगे वाला क्वेश्चन है, सेंचुरियन प्लांट निम्न में से किसे बोला जाता है? करेले का भी एक उपनाम है, वो कमेंट करके बताइएगा। सामान्य उद्यान विज्ञान में मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। करेले का मीरा बालन आंवले को बोला जाता है। और खजूर की बात करें, शताब्दी पौधा है। आम जो है वो आम नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से खास है, अच्छे तरीके से करवाया है, जरूर इसको आप देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अंतरराष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ यूपी में पाया जाता है। और CISH कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी सर लखनऊ में है। NBRI नेशनल बोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है सर? लखनऊ यूपी में है। और CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहां है? ये भी लखनऊ यूपी में है, पढ़ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? तो अभी मैं बता के हटा हूं, उष्ण का सेब है वो अमरूद को कहते हैं, ठीक है। और उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। और उष्ण की जो जितने फलों के मैं आपको बता देता हूं, उष्ण की एक ट्रिक है, आपको याद रखना है, मेरा भाई पी के ना आई,
M फॉर मेरा, B फॉर भाई, P फॉर पीके, K फॉर के, N नाई, मैंगो, बनाना, पपीता, काजू, नारियल, अनानास का जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उष्ण जलवायु के पौधे होते हैं। जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर नहीं किया है तो अब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, उसमें जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जो अभी आपको टेस्ट दिया इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए। 1000 तक सब्सक्राइबर तक जल्दी हम पहुंचने वाले हैं। आप सभी का साथ रहा तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे। और काल मैं तैयार हूं थार खातर, जिका नंबर कम आया आ जाइयो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।